Assalamu alaikum students. My name is Safiullah and I have done my BS in physics. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन है जो कि हमने नाइन्थ में भी पढ़े हैं और फर्स्ट ईयर में भी ये इक्वेशन हमने पढ़े हैं। वो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है Bf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है वो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आज हम ये पढ़ेंगे कि ये तीनों इक्वेशन आते कहाँ से है। आज हम इन तीनों इक्वेशन का प्रूफ करेंगे। इन तीनों इक्वेशन का प्रूफ करने के लिए हम एक ही ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे और वो ग्राफ कुछ यूं होगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी नॉन जीरो है। नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी से उन्होंने स्टार्ट लिया है और एक फाइनल वेलोसिटी पर वो ऑब्जेक्ट पहुंचा है और इस दरमियान उन्होंने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर की है। उसका ग्राफ कुछ यूं होगा कि ए से बी तक हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि नॉन जीरो होगी हमारे पास। और उसके बाद बी से लेकर सी पॉइंट तक यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास जो स्लोप होता है वो ऑलवेज एक्सेलरेशन होता है। लिहाजा ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने पढ़ा है जो स्ट्रेट लाइन जो होता है एक्सेलरेशन में वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। लिहाजा ये तीनों इक्वेशन जब भी हम इस्तेमाल करेंगे ये हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वीएफ जो कि सी पॉइंट से लेकर इस ई पॉइंट तक है। ये जो हाइट ऑब्जेक्ट ने कवर की है इस डायग्राम में इस ग्राफ में ये ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कंसीडर होती है, जबकि ये ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होती है। ये जो हमारे पास एक्सिस है ये हमारे पास टाइम एक्सिस है। लिहाजा इस पॉइंट पर जो जितने भी हमारे पास इस लाइन पर पॉइंट आएंगे वो हमारे पास टाइम होंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम अगर इस ग्राफ में जनरल इंफॉर्मेशन के लिए अगर ये लाइन हम चेक कर ले, ये सी से ई तक का जो लाइन है वो अगर हम डिवाइड कर दे दो हिस्सों में सी डी प्लस डी ई तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सी ई इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई। ये तो इस लाइन से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अगर इस ग्राफ से हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन आते हैं जैसा कि सी ई इज इक्वल टू वी एफ, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास जो सी ई है वो वी एफ के बराबर होगा। और डी ई अगर हम देख ले इस ग्राफ में डी ई हमारे पास ए बी के बराबर है या बी ए के बराबर है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। लेकिन इस ग्राफ में और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसमें जो मसला है वो ये मसला है कि सी डी हमारे पास अननोन है, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इस सी डी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप की डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। जनरली हम स्लोप की डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि स्लोप हमारे पास y डिवाइडेड बाय x होता है। मतलब हमारे पास जो y कंपोनेंट है किसी वेक्टर का या किसी क्वांटिटी का और जो इसका x कंपोनेंट है उसकी रेशियो जो होती है वो हमारे पास ग्राफिकली स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं। इधर अगर हम ये एक कंसेप्ट इस्तेमाल करें तो हमारे पास ये जो स्लोप है ये रेड लाइन जो है ये सी डी हमारे पास y एक्सिस होगा, इधर ये y है और ये हमारे पास x है। y डिवाइडेड बाय x वाला कंसेप्ट अगर हम इधर इस्तेमाल करें तो हमारे पास सी डी डिवाइडेड बाय बी डी स्लोप के बराबर आता है। अगर बी डी जैसे कि हम जानते हैं कि इधर बी डी हमारे पास ए ई के बराबर है और फर्दर मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो टाइम एक्सिस पर हम जो कंपोनेंट लेंगे वो हमारे पास टाइम के बराबर होगा। लिहाजा ए से लेकर ई तक जो पॉइंट है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? टाइम के बराबर। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है स्लोप इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय टी। इसके बाद हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इधर हम स्लोप की जगह एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो a इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई टी। अब अगर हम इस t को इधर डिवीजन के बजाय यहाँ मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट करें जो कि मैथमेटिक्स का उसूल है, अगर आप इक्वल के दूसरी तरफ किसी टर्म को ले जाना चाहते हैं वो डिवीजन में हो तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सी डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी ए टी के। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में जितने भी अननोन थे जितने भी टर्म थे उन सब की वैल्यू आ चुकी है। लिहाजा हम इस इक्वेशन नंबर 1 में वो सारी वैल्यू अब पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ यूं होगा। सी ई की जगह अगर हम पुट करें वी एफ ये बराबर होगा सी डी की जगह हमने अभी प्रूव किया ए टी प्लस डी ई की जगह हम वी आई लिख सकते हैं। रीअरेंज करें अगर हम इस इक्वेशन को वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी
जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल या फाइनल में से कोई एक वेलोसिटी दी गई हो और टाइम जो उन्होंने दिया है वो दिया गया हो और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन दी गई हो, तो जो अननोन वेलोसिटी है वो मालूम कर सकते हैं। इसके साथ हम इससे एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं और जिस प्रॉब्लम में हमसे टाइम रिक्वायर्ड हो हम टाइम भी इस इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन, अब हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूफ की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट वी टी ग्राफ, हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारे पास एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। अब अगर हम अपने ग्राफ की तरफ देखें तो इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के अंदर एरिया है वो ये एरिया है, ये देखो ये वाली और ये वाली। लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि इस एरिया को एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में स्प्लिट करते हैं। लिहाजा हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है और ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ दी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। इधर अगर हम अपने रेक्टेंगल की तरफ देखें तो ए भी एक साइड होता है हमारे पास और उसके साथ जो दूसरा साइड है वो हमारे पास ए ई है। लिहाजा इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है प्लस। अब हम ट्राइंगल के एरिया की तरफ बढ़ते हैं। हाफ ऑफ दी बोथ ऑफ द साइड, हमारे पास इधर जो पहला साइड है वो सी डी है और दूसरा साइड है बी डी है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। और हमें पता है कि ए भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होता है, ए हमारे पास टाइम है, हाफ अपनी जगह आ गया है। सी डी हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि ए टी के बराबर है और बी डी हमारे पास इस ग्राफ में अगर हम देखें बी डी ए ई के बराबर है जो कि टी के बराबर है। हमने इनकी वैल्यू पुट की है और अब हम इससे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ यूं लिखेंगे कि वी आई टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी मिलकर टी स्क्वायर बन जाता है। तो ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम ही कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमारे पास डिस्टेंस के बराबर होता है। लेकिन अगर हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ देखें इसमें हमें कहीं पर भी टाइम नजर नहीं आता। मतलब अगर हमारे पास कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जिक्र किया गया हो और हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एज डिस्टेंस का जिक्र किया हो लेकिन उसमें टाइम हमारे पास मालूम नहीं हो, और ये इक्वेशन हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास टाइम मालूम नहीं हो और हमें टाइम की बगैर अपने इक्वेशन को हल करना हो, उस वक्त हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, लेकिन इधर हम एरिया को दो पार्ट में स्प्लिट नहीं करेंगे, और ये पूरा एरिया जो कि पैरेललोग्राम का एरिया बनता है वो पूरा एरिया हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो है वो हमें ऑलरेडी पता है कि हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस। इस इक्वेशन में जो पैरेलल साइड का सम है उसका मतलब यह है कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसमें जो पैरेलल साइड होंगे उसको हम आपस में एड अप करेंगे और हमारे पास जो बेस होता है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। लिहाजा हमने ऐसा ही किया है, ए बी प्लस सी ई मल्टीप्लाई बाय ए ई। ए बी हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होता है, सी ई हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी के बराबर होता है और इसके साथ ए ई जो है वो हमारे पास टाइम के बराबर होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है, लिहाजा इधर पर जो टी आया है उसको हम इधर से एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये जो टी है वो निकालेंगे। उसका तरीका कुछ यूं होगा कि हम पहले वी एफ, ये जो वी आई है वो इक्वल के इस तरफ लाएंगे, वो वी एफ माइनस वी आई बन जाएगा और साथ ही साथ ये जो ए मल्टीप्लीकेशन में है ये इस तरफ आगे डिवीजन में हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है टी की, और ये टी की जो वैल्यू है वो हम अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इधर पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होगा और इस इक्वेशन में हम 2 और 1 कॉमन लेकर हमारे पास जो बचता है वी एफ प्लस वी आई या वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई। और ये वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई जो है वो हमारे पास फार्मूला बनता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर। वो जो हमने मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत हमारे पास इधर दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा और इनके दरमियान हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा।
और इसके बाद अगर ये 2a हम इस डिवीजन के बजाय इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेशन में ले जाए तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बनता है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, जो कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये थी हमारे पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिहाज से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं उनकी प्रूफ। इसके लिहाज से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।